नमस्कार, IND स्पेशल रण से पहले प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। जी हां, मध्य प्रदेश भाजपा अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। यह प्रशिक्षण मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में होगा। 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यकर्ताओं में नया जोश और साथ ही पार्टी के आगे आने वाले कार्यक्रम किस प्रकार से संचालित होंगे, किस प्रकार से उन पदाधिकारियों की भूमिका होगी, इन तमाम बिंदुओं को लेकर उनको दिया जाएगा। प्रशिक्षण की अगर हम बात करें तो 24, 25 और 26 अगस्त को ये प्रशिक्षण कार्यक्रम पचमढ़ी में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीजेपी का फोकस जो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में रहेगा वो रहेगा कि कार्यकर्ताओं को कैसे उत्साहित किया जाए, कैसे उनमें नई ऊर्जा का संचार किया जाए और जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के कमजोर बूथ रहे हैं उन बूथों को कैसे मजबूत किया जाए। तो कई विषय रहेंगे। हालांकि एक सबसे बड़ा विषय यहाँ पर रहेगा, एक प्रस्ताव, 2 प्रस्ताव इस पूरे प्रशिक्षण के कार्यक्रम के दौरान पास किए जाने हैं। उसमें पहला जो प्रस्ताव महत्वपूर्ण है, जो नगरीय निकाय में बीजेपी को जीत मिली है, इस जीत को लेकर एक प्रस्ताव पास किया जाएगा। और इसके अलावा जिस प्रकार की 2023 की रणनीति है, उस रणनीति को किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाए। और अब एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन 23 के लिए अब की बार 200 पार का नारा दिया है। तो नारे को सार्थक साबित करने के लिए, उसकी सार्थकता सिद्ध करने के लिए और उस जो एक टारगेट यहाँ बीजेपी ने लिया है, एक संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए पदाधिकारियों को प्रशिक्षण की जरूरत है और ये प्रशिक्षण अब पचमढ़ी में होगा। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। दीपक जोशी जी हैं, पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश के बीजेपी के बड़े नेता हैं। रामकिशोर दोगने जी कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं और चैतन्य भट्ट साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो अभी इसके पहले हम सुनाएंगे आपको कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने पचमढ़ी चिंतन और मंथन जो कार्यक्रम है, प्रशिक्षण कार्यक्रम है, उसको लेकर क्या कुछ कहा। 24, 25, 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का प्रशिक्षण और 26 तारीख को प्रदेश की कार्य समिति पचमढ़ी के अंदर होगी। उसमें 2 रिजोल्यूशन आएंगे, जो ऐतिहासिक चुनाव में सफलता मिली है उसको लेकर और मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति को लेकर। तो इस प्रकार से आज की हमारी बैठक में कई प्रकार के संगठनात्मक काम की दृष्टि से, काम के सुदृढ़ीकरण के लिए, काम के विस्तार को और हम ताकत देने के लिए इन सारे बिंदुओं पर चर्चा आज की बैठक में हुई। चलिए, तो बीजेपी मध्य प्रदेश में किस प्रकार से विस्तार करेगी, चुनाव का विस्तार और पार्टी के विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि एक यहाँ प्रस्ताव पास होगा, साथ ही जो नगरीय निकाय में जीत मिली है उसको लेकर भी प्रस्ताव पास किया जाएगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी। दीपक जी, प्रशिक्षण कार्यक्रम बीजेपी में अक्सर होते रहते हैं, समय समय पर प्रशिक्षण पदाधिकारियों को दिया जाता है, कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। अब पचमढ़ी में एक बार फिर 24, 25 और 26 अगस्त को भाजपा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। मकसद क्या रहेगा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का और रूपरेखा कैसी होगी सर? भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित, कार्यकर्ता आधारित पार्टी रही है और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। जब मैं युवा मोर्चे का सदस्य बना तो मुझे राष्ट्रीय स्तर के एक प्रशिक्षण में महज 19 साल की उम्र में भाग लेने का मौका मिला। तब राष्ट्रीय नेताओं को डायरेक्ट सुनने का एक जो हुआ, उससे पार्टी के प्रति काम करने की कहीं न कहीं इच्छा मेरे अंदर भी जागृत हुई। तो प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ता को कैसे आगे बढ़ाना, उसको कैसे काम के प्रति रुचि जागृत करना और साथ में पार्टी संगठन पर आधारित, विचारधारा आधारित काम को कैसे करना, ये मुख्यतः इस प्रशिक्षण का उद्देश्य रहता है। और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रशिक्षण वर्ग का करती आई है, चाहे वो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो या हमारे ग्राम केंद्र, नगर केंद्रों के संयोजकों का हो या पार्टी के पदाधिकारी का हो, विधायकों का हो, सांसदों का हो। बीजेपी हर जगह हर प्रकार प्रशिक्षण का काम करती है। और मध्य प्रदेश में तो आपको याद होगा कि कुशवाहा ठाकरे एक प्रशिक्षण संस्थान बनने वाला था, वो किसी कारण से नहीं बन पाया। तो भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण को प्राथमिकता हमेशा रही है। और चूंकि अभी हमारी सरकार है, सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, नगरीय निकाय चुनाव के बाद बहुत से नगर निगमों पे, नगर पालिकाओं पे, नगर परिषदों में भाजपा का अधिकार हुआ, जिला पंचायत, जनपद पंचायत पे। ऐसे दृष्टिकोण में कार्य को विस्तार देने के लिए हमारे संगठन के पदाधिकारी, जो एक चयनित कार्यकर्ताओं की श्रेणी रखी गई है,
उनको प्रशिक्षण के माध्यम से तैयार किया जाएगा कि मिशन जो 2023-24 निकट है उसमें कैसे पार्टी को और अच्छी सफलता मिले, उस पर आधारित कहने का ये कार्यक्रम होगा। दोगने जी, बीजेपी की तैयारी शुरू हो गई है मिशन 2023 को लेकर। पचमढ़ी में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मेरा ये कहना है, तैयारी एक सरकार में 20 साल से ये है। सरकार में 20 साल से होने के बाद इनके पास इतने कार्यकर्ता और सब चीजें हैं, इसके बाद डर लग रहा है। तो डर के कारण इस तरह के सम्मेलन और ये कर रहे हैं आयोजन। आप बताइए, आप अगर कभी यहाँ 20 साल से शासन में बैठे हैं और केंद्र में भी बैठे हैं, इसके बाद की घबराहट क्या है? थोड़ा ऑडियो आप बढ़ा दीजिए। पहले ही कार्यकर्ता को तैयार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये तो क्या है, मीटिंग है और मीटिंग पचमढ़ी में रखी गई है। कोई प्रशिक्षण शिविर भी नहीं है, ना कोई है इसमें, तो सिर्फ मौज मस्ती के लिए बुलाया कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, और क्या है पचमढ़ी में और क्या करेंगे जाके। जी चैतन्य भट्ट साहब, अगर हम लगातार बात करें तो बीजेपी समय समय पर नेताओं को, पदाधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को यहां पर प्रशिक्षण देती है। अब क्योंकि पचमढ़ी में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से ऐतिहासिक सफलता मिली है नगरीय निकाय में, उसको लेकर एक प्रस्ताव पास होगा और उसके अलावा जो आगामी रूपरेखा रहेगी 2023 की, उस पर भी विचार मंथन होगा। नए नए कार्यक्रम किस प्रकार से किए जाएंगे, उसकी रूपरेखा भी बनेगी। सर ये देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में जो ऐतिहासिक सफलता की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि पंचायत चुनाव में जरूर ऐतिहासिक सफलता मिली है, लेकिन नगरीय निकायों में अगर 16 में से 5 महापौर अगर दूसरी पार्टी के हाथ में चले जाते हैं तो इसको सफलता नहीं असफलता कहा जाएगा। निश्चित तौर पे इस बात की चर्चा पार्टी में अभी पिछले दिनों भी हुई है कि जो ग्वालियर है या रीवा है या जबलपुर है, जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाते, वहां पे महापौर की हार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की कैसे हुई? इसमें कहीं प्रत्याशी के चयन में गड़बड़ी तो नहीं हुई या लोगों ने काम नहीं किया? इन सब बातों पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी खासियत है कि वो हमेशा चुनावी मोड पर रहती है। आज चुनाव हुआ है, कल से वो नए चुनाव के तैयारी में लग जाती है। और 3 दिवसीय जो पचमढ़ी में बैठक होने वाली है, उसमें बहुत सी चीजें तय होंगी, क्योंकि आगामी साल में विधानसभा के चुनाव है, उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि फिर से एक बार कांग्रेस जो 2018 में जीत के आई थी, फिर से उसको सत्ता मिले। तो उन तमाम चीजों पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस रहेगा और बूथ को और कैसे मजबूत किया जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है भारतीय जनता पार्टी के। बूथ को हम कैसे मजबूत किया जाए, उसमें और लोगों को जोड़ने की बात की जा रही है कि जैसे बूथ में अभी जितने लोग हैं उससे और ज्यादा संख्या बढ़ाई जाए, ताकि लोगों को वोट के लिए प्रेरित किया जाए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया जाए। दूसरा, जातिगत समीकरणों को भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि राजनीति में जातिगत समीकरण सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसके तहत बहुत सी जगहों पर आपने देखा भी होगा कि जैसे MIM ने अभी जो दस्तक दी है देश में नगरीय निकाय चुनावों में, और आम आदमी पार्टी ने जो दस्तक दी है उसमें उनको सफलता मिली है। आम आदमी पार्टी को तो सिंगरौली में महापौर का पद भी मिला है, जबलपुर में MIM में 2 पार्षद जीते हैं। तो ये जो बाहर के 2 दल आ रहे हैं, ये भी अपनी हैसियत टटोलने के लिए नगरीय निकाय के चुनाव में उतरे थे और उनको जिस तरह से सफलता मिली, वो भी दोनों ही दलों के लिए एक खतरे की घंटी तो है। तो उस पर भी विचार होगा कि हम इनको कैसे रोक सकते। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो 3 दिवसीय वहाँ पर शिविर होने वाला है, उसमें बहुत सी चीजों को ध्यान रखा जाएगा और उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं BD शर्मा और वरिष्ठ नेता रहेंगे, जो मंथन करेंगे आगामी तैयारियों को हम कैसे और बेहतर पुख्ता बना सकें। क्योंकि अभी 25 तारीख को आप देखिए कि कांग्रेस की भी जबरदस्त बैठक होने वाली है, उसमें भी बहुत सी निराकरण किया जाएगा या उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय शिविर है, बैठक है, और कांग्रेस की 25 तारीख को है। तो दोनों ही पार्टी अपनी अपनी तरफ से पूरी तैयारी में है, क्योंकि आगामी जो युद्ध है, रण है, उसके पहले जैसा आप भी कह रहे हैं कि प्रशिक्षण होना चाहिए रण के पहले, तो वो प्रशिक्षण कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अपने नेताओं को देने की कोशिश करेगी। दीपक जी, जिस प्रकार से चैतन्य भट्ट साहब ने कहा
कि जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाता है। अब अगर हम देखें कि आपके नेताओं के इस प्रकार के कई बयान भी आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं एक जाति विशेष को लेकर टारगेट किया जाता है, प्रीतम लोधी जी का भी ताज़ा मामला है, ऐसे लोगों को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। कई चीज़ें हैं जो आपको, चाहे कि हम केपी त्रिपाठी की बात करें, प्रीतम लोधी की बात करें, ये कहीं ना कहीं पार्टी का जो वोट बैंक है या जो पार्टी में आस्था रखते हैं उन आस्थावान नेता या कार्यकर्ताओं पे उस आस्था पर चोट पहुंचाते हैं। तो ऐसे नेताओं के लिए भी, क्योंकि पार्टी कार्रवाई कर रही है अपने स्तर पर, लेकिन आगे भविष्य में इस प्रकार की चीजें ना हो, क्योंकि 14 महीने ही विधानसभा चुनाव को बचे हैं, ऐसे में इस प्रकार का डैमेज कंट्रोल ऐसा ना हो कि डैमेज कर दे फिर उसको अपन कंट्रोल करते फिरे। तो इनके लिए भी कुछ रणनीति होगी क्या पार्टी की? नहीं, बीजेपी में तो शुरू से सिस्टम बना हुआ है। हमारे यहाँ तो अनुशासन समिति बहुत पावरफुल होती आई है जी। और हमारा तो जनसंघ का कैडर जब कहा जाता था कि राजस्थान में एक बार किसी चुनाव में 11 में से 9 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ, मैंडेट के खिलाफ जाकर काम किया था, तो 9 विधायकों को निकाल दिया था 11 में से। जी। ये भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी जो रूप है ऐसे मजबूत नहीं दिख रही है। अभी जो त्रिपाठी जी का और ये आपने प्रीतम लोधी जी का मामला, अभी क्योंकि पार्टी में व्यवस्था है कि नोटिस दिया जाता है, नोटिस का जवाब आने के बाद कार्रवाई भी होती है। जी। भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई, अभी आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ा, पार्टी ने उनको तत्काल बाहर भी कर दिया। बिल्कुल, 2700 लगभग 2700 पदाधिकारी या कार्यकर्ताओं को बाहर किया है। जी जी, जो चीज आपने बोली, क्योंकि पार्टी में व्यवस्था बीजेपी में ही है मेरे ख्याल से। मैं स्वयं ठाकरे जी के सामने पेश हुआ हूँ जी। मैं सम्माननीय अपने सुंदरलाल जी पटवा के सामने पेश हुआ हूँ। जब हमारे कोई बयान इस प्रकार के आए तो हमको बुला के ताकीद की गई थी कि आपने क्या बोला, ये आपको नहीं बोलना था, आपको ऐसे बोलना था। क्योंकि हम युवा थे, कई जोशीले थे, तो पार्टी को लगा कि नहीं, इनको ताकीद करना चाहिए। लेकिन अगर कोई बयान ऐसे आते हैं जो समाज में विद्वेष फैलाते हैं, ये ठीक नहीं है। राजनीति में इसको ठीक करने का सभी राजनीतिक दलों को प्रयास करना चाहिए। दोगने जी, बीजेपी तो बहुत कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही है, टारगेट भी अब ले लिया है बीजेपी ने। शिवराज जी ने आज ही कहा है कि अब की बार 200 पार। पिछली बार भली चूक गए थे, सरकार चली गई थी, 200 पार तक तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन इस बार उन्होंने जरूर कहा है कि अब की बार 200 पार और उसको अचीव करेंगे। दोगने जी, चलिए चेतन भट्ट साहब, शिवराज जी ने आज ही कहा है कि अब की बार 200 पार। अमित शाह जी का 22 तारीख को मध्य प्रदेश में भोपाल में दौरा है। दौरे के पहले एक बार फिर वही याद दिला दी गई जो अमित शाह जी ने 2018 में कहा था कि अब एक टारगेट बीजेपी ने ले लिया है। और बीडी शर्मा जी ने भी कहा है कि शिवराज जी ने जो बोल दिया मुख्यमंत्री जी ने, पार्टी उसी दिशा में काम करेगी। तो पार्टी ने इस बार लक्ष्य भी बड़ा ले लिया है कि 200 तो टच करेगी इस बार पार्टी। देखिए, लक्ष्य निश्चित तौर पे बड़ा होना चाहिए। जब आप बड़ा लक्ष्य लेके निकलते हैं तब उसमें सफलता मिलती है। और एक जो इस तरह का लक्ष्य दिया जाता है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मोटिवेट करने के उद्देश्य से दिया जाता है कि हमें इस बार 200 सीटों पर जीत हासिल करना है। देखिए, जीत हासिल करना ये हर पार्टी की एक इच्छा होती है, लेकिन उसको कितने वोट मिलते हैं ये तो जनता पे डिपेंड करता है। जो मतदाता होता है वो किस पार्टी को कितना वोट देता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी अगर 200 पार की बात कर रही है जी, तो कई जगह पहले भी 200 पार की बात कही गई है, लेकिन वो पार हो नहीं पाया जी। तो मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ता हैं या जो नेता हैं, जो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं वोट डालने के लिए, उनको भी एक मोटिवेशन की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है, हमेशा से करती आई है, वो एक बात कही जा रही है। और क्योंकि अभी अमित शाह जी का भी दौरा होने वाला है और ये जो स्लोगन था ये अमित शाह जी का ही था, तो मुझे लगता है कि उसी उद्देश्य को सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी के नेता 200 पार करने की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि इसमें उनको सफलता मिल जाए जी, लेकिन ये सफलता जो है वो पूरी तरह से मतदाता पे निर्भर करती है। जैसे अभी आपने एक जो बात कही कि जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने इस तरह के बयान दिए हैं जिससे काफी नाराजगी है जी। लोग तो ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों बनियों की पार्टी है, लेकिन अभी हाल में प्रीतम लोधी जी ने ब्राह्मणों के खिलाफ जिस तरह का बयान किया है और दिया है, और जो हमारे वो हैं साधु संत है, उनके बारे में भी जिस तरह की टिप्पणी की है कि उनकी निगाह महिलाओं पे रहती है, उससे लेके ब्राह्मणों में भारी आक्रोश है। ठीक है कि उन्होंने अपने
वक्तव्य पे माफी मांगी, लेकिन इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं पार्टी को डैमेज कर। वही अभी आप देखिए कि केपी त्रिपाठी वाला मसला था, जिसमें उन्होंने जो मिश्रा हैं सीओ उनके साथ मारपीट की। अब जैसे वो अलग बात है कि उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट पुलिस को शायद नहीं दिखा, सरकार में है वो, लेकिन फिर भी उनको बुला के वीडी शर्मा जी ने डांट लगाई है। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीजों पे बहुत कड़ी कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, क्योंकि अनुशासन के मामले में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 मानी जाती है। और अगर इस तरह से कोई अनुशासन तोड़ रहा है और लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तभी आप 200 पार की जो आपका जुमला है या जो आपका उद्देश्य है वो पूरा हो सकता है। दोगने जी, बीजेपी ने लक्ष्य ले लिया है 200 पार। अगर हम नगरीय निकाय चुनाव में बात करें तो बीजेपी को मिले हैं 53% वोट और बीजेपी को विधानसभा चुनाव में चाहिए सिर्फ 51% वोट। अब बीजेपी का टारगेट, क्योंकि वोट परसेंट जो है इस चुनाव में नगरीय निकाय में, उसमें 53% को देखकर बीजेपी बहुत उत्साहित है और शायद यही वजह है कि 200 पार की बात कर रही है। कांग्रेस की क्या तैयारी है इसको लेकर? देखिए सुधीर जी, ये लोग बात करते हैं। आप देखिए, आप ये नगरीय निकाय चुनाव में 5 नगर निगम हम लोगों ने जीते हैं, बिल्कुल। 2 पे निर्दलीय और एक आप पार्टी का आया, 7 तो ये हो गए 16 में से। इसके बाद 2 पे 500 से हम लोग 500 के लगभग हारे हैं, है ना। तो 7 2 9 तो ये हो गए, तो वैसे ही हम लोग जीत रहे हैं। ये तो जबरदस्ती की बातें करते हैं जनपदों में भी। और जिला पंचायतें कैसे बनाई इनने, आपको मालूम है, किसे कलेक्टर ने इनको सहयोग किया, प्रशासन ने पूरा सहयोग किया। आपके भोपाल की घटना है, कैसे मंत्री धक्का के ले जा रहे हैं महिला सदस्य को। तो ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए और प्रजातंत्र की हत्या है सीधे सीधे। ये खरीद के सरकार बनाते हैं, ये इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास, पैसा के अलावा कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार कितना हो रहा है, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। ये कर रहे हैं क्या महंगाई, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, आप इनके नेता क्या किस तरह की भाषा उपयोग कर रहे हैं? जैसे अभी बताया तो उनका लोधी जी ने संतों के बारे में क्या बोला, ब्राह्मणों के बारे में क्या बोला, तो ये मदमस्त हो रहे हैं। इसके साथ ही आपने देखा वो विधायक जो त्रिपाठी जिन्होंने सीओ को मारा है, पिटवाया सीओ को, तो ये क्या ये तरीका है क्या सत्ता चलाने का? मैं वही कह रहा हूं, मुद्दे बहुत हैं जनता की समस्याओं से जुड़े हुए और राजनीतिक तौर पर भी। लेकिन कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस, जैसे बीजेपी ने तो लक्ष्य बता दिया कि 200 पार, कांग्रेस का टारगेट, और कांग्रेस जनता के साथ इस पूरे मामले में या अन्य समाजों के साथ, जिस प्रकार से आपने, चाहे हमने सीओ की बात की हो केपी त्रिपाठी के मसले पर, या फिर हम यहां पर प्रीतम लोधी की बात करें, कांग्रेस का स्टैंड सिर्फ ट्वीट करके या बयान जारी करके नहीं। कांग्रेस को भी चाहिए कि अगर जनहित से जुड़े मुद्दे हैं या फिर किसी के अपमान या अधिकारियों के साथ गलत हो रहा तो उनके साथ खड़े होकर ये जताने की भी कोशिश करें कि विपक्ष में अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस आपके साथ है। लेकिन कांग्रेस का वैसा रवैया या वैसा स्टैंड दिखता नहीं है। दोगने जी, ये सुधीर जी, आप देख रहे हैं शासन प्रशासन कैसा चला रहे हैं। हम एक धरना देते हैं, अपराध पंजीबद्ध हो जाते हैं। एक छोटी सी चक्का जाम अगर करते हैं प्रतीकात्मक, तो अपराध पंजीबद्ध करते हैं हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं के विरुद्ध। तो ये लोग इस तरह के अगर करेंगे तो प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं, पर इसके बाद भी जनता इनको नकार रही है, आपने देखा। और ये इतनी बात कर रहे हैं 200 पार की, 200 पार पहले भी पिछली बार ही बात की थी इनने, कितने आए थे? 100 पार हो पाए थे बड़ी मुश्किल से। तो सरकार तो जबरदस्ती बनाई इन्होंने, छीन के बनाई है, चोरी करके बनाई है, विधायकों की चोरी की है। इसके साथ ही आप केंद्र में देखें, अगर ये बात करते हैं, केंद्र में 302 सीटें हैं। केंद्र में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे 417 सीटें के लगभग थी, 417 के करीब थी सीटें। तो उसके बाद जनता ने नकार दिया था, तो 5 साल बाद सरकार चली गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इनका जादू छड़ी लेके आए हैं या कोई इनने कुछ बहुत बड़ा लोगों के सपने पूरे कर दिया है, लोगों की समस्या का समाधान कर दिया। समस्या तो बड़ा ही है। आज देखिए, बैंक और राष्ट्रीयकरण के संबंध में बात कर रहे हैं, राष्ट्रीयकरण जो बैंक है उनको प्राइवेटकरण की बात कर रहे हैं। तो ये ठीक है क्या? ये पब्लिक को दिख नहीं रहा है क्या? पब्लिक सब समझ रही है, सब समय आने पे इनको दिखाएगी। और ये जनता सब जान रही है, बस समय का इंतजार कर रही है। नहीं हो पाएंगे नेक्स्ट में। दीपक जी, रामकिशोर दोगने जी ने तमाम समस्याएं गिना दी, मुद्दे बता दिए, और उनका कहना है कि जनता सब जानती है, बस सही समय का इंतजार कर रही है। सही समय आएगा तो आपके विरोध में वोट जरूर देगी जनता। नहीं, रामकिशोर जी अभी बयान की बात कर रहे थे। माननीय सोनिया गांधी जी, इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने मोदी जी के बारे में गुजरात के विषय को लेकर क्या भाषा का प्रयोग किया था?
सम्मानीय मणिशंकर अय्यर जी ने मोदी जी के बारे में किन बयानों पे भाषा ना का जाएं, प्रयोग किया था। दीपक तो जी, भाषा अगर हम के बयानों पे प्रयोग ना जाएं तो बेहतर है। बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो आप भी गिनाएंगे, वो भी गिनाएंगे, वक्त अपना ही जाया होगा, तो विषय पे रहें अपन, ज्यादा बेहतर रहेगा सर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने नारों पे चुनाव नहीं लड़े, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़े हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे केंद्र हो। तो भारतीय जनता पार्टी आज भी विकास में विश्वास करने वाली पार्टी। हम जुमलेबाजी नहीं करते। आज हमने देश की व्यवस्था को सुधारा है और कहीं न कहीं जनता को बड़ी तेजी से एक विश्वास कहीं ऐसे नेता के प्रति जागृत हुआ जो चाय बेचता था, कोई वो चांदी के चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे, लेकिन आज उन्होंने देश को नहीं पूरे संसार को भारत की ताकत को दिखा दिया। और मोदी एक ऐसा चेहरा हो गया कि जिसको पूरा देश इस सम्मान की दृष्टि से देखता है। तो ऐसे दृष्टिकोण में दूसरा, उन्होंने खुद ने कहा हम आंदोलन करते तो ऐसा हो जाता, हम आंदोलन करते तो ऐसा हो जाता। क्या वही कांग्रेस है जिसने देश को आजादी दिलाई थी? गांधी जी अगर यही सोचते, नेहरू जी अगर यही सोचते, तो क्या आज देश को आजादी मिल जाती? दोगने जी, आपके कार्यकर्ताओं और आपके नेताओं में दम नहीं है। पहले तो आपके नेताओं में और कार्यकर्ताओं में दम पैदा करो, उसके बाद अगर आप मुकाबले में आते, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका तक आप नहीं निभा पा रहे हो। जब भी देखो लोकसभा विधानसभा में हल्ला गुल्ला बाइकाट, इसके अलावा क्या हुआ आप बताइए? बहस से भारतीय जनता पार्टी कब बची? ना विधानसभा में बची, ना लोकसभा में बची। लेकिन उसके बाद भी आपके लोग ना विधानसभा के उस फ्लोर का उपयोग करना चाहते, ना लोकसभा का उपयोग करना चाहते। और ये जनतंत्र है, जनतंत्र में जनता का विश्वास जिसके साथ होता वही देश पे प्रदेश पे शासन करता है। आज हम तीसरी बार चौथी बार अगर आए हैं तो जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं के दम पे आए हैं, और कार्यकर्ता और जनता के विश्वास के दम पे हम फिर कह रहे हैं कि हम केंद्र और मध्य प्रदेश में जो नारे दे रहे हैं उसको पहले भी हमने टच किया है, कहीं न कहीं भविष्य में भी उसको टच करके हम पूरे देश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बुलाएंगे, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। दोगने जी, मुद्दे तो आप बहुत ले आएंगे, दम कहां से लाएंगे कार्यकर्ता नेताओं में? ये दम है तभी तो 16 नगर निगम जीते हैं, जनपदें जीते हैं, जिला पंचायत में इन्होंने चोरी की और ये बात कर रहे हैं। इतनी आप बताइए, साहब गोई की बात कर रहे हैं, चोरी हमारे विधायक को क्यों चुरा के ले गए? 28 विधायक ले जाके सरकार बनाई आपने, और आप इतनी ताकत की बात कर रहे हैं। ये कौन सी ताकत है ये सर? विधायक तो देखो कई बार दोगने जी इस मामले पे बात हो गई, विधायक इतने नासमझ और नादान तो थे नहीं। कई बार के विधायक थे, कई बार के मंत्री थे, कई तो ऐसे थे कि भाई प्रदेश चला रहे थे। जो प्रदेश चलाता वो अपना अच्छा बुरा सोच सकता है, तो उनने सोचा होगा कुछ ना कुछ। हेलो जी सर। जी जी सुधीर जी, हाँ। मैंने ये कहा कि विधायक आपके या मंत्री जो थे आपकी सरकार में वो इतने नासमझ नहीं थे, वो बहुत परिपक्व राजनेता रहे हैं आपके पार्टी में भी, मंत्री रहे कमलनाथ जी की सरकार में कई लोग। तो वो ऐसे तो थे नहीं कि किसी लॉलीपॉप के लालच में चले जाएंगे कहीं या कोई चुरा ले जाएगा, ऐसा तो हुआ नहीं। वो तो पूरे प्रदेश ने देखा किस तरीके से सब कुछ हुआ। जी वो गलती कर रहे हैं तो क्या इनको भी करना चाहिए? क्या इनको खरीदना चाहिए क्या? अरे खरीदारी ये तो अलग मसला है, लेकिन गए क्यों? मुद्दा तो ये भी है ना। वो तो थे ही गद्दार, हम भी बोल रहे हैं, पर वो गए हैं, पर आपने जिनके ले गए हैं इन्होंने सरकार गिराई है, तो ठीक था क्या? ये प्रजातंत्र में है क्या ऐसा? ये कौन सा प्रजातंत्र लेके आए हैं ये? दोगने जी, बहुत जगह सरकार गिरी है, बहुत बार सरकार गिरी है इस लोकतंत्र में। आपकी भी सरकार केंद्र में या प्रदेश में रही, बहुत देखा हम लोगों ने भी। तो इस पर तो चर्चा करें ना, बेहतर है। आप तो नेताओं की बात कीजिए। कोई दल समर्थन देके वापस समर्थन ले, वो बात अलग होती है। किसी दल के लोगों को ले जाएं और फिर से चुनाव कराएं और जनता के ऊपर वो खर्चा थोपें और जनता को परेशान करें। 28 जगह चुनाव पुनः कराएं। एक सवाल मेरा दोगने जी, एक सवाल महत्वपूर्ण ये है, कमलनाथ जी ने कहा था कि कांग्रेस सरकार में आएगी तो राजनीतिक मामले जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर दर्ज होंगे वो वापस हो जाएंगे। 2018 के पहले जितने भी मामले दर्ज हुए थे कार्यकर्ताओं पर, बहुत सारे आपके नेता और कार्यकर्ता इंतजार करते रहे। 15 महीने की सरकार निकल गई, लेकिन बहुत सारे लोगों के मामले दर्ज जो थे राजनीतिक, वो वापस नहीं हुए। अब जिस प्रकार से दीपक जी ने कहा कि दम कहां से लाएंगे, आपने कहा कि मामले दर्ज होते हैं, तो आप कार्यकर्ता नेताओं को विश्वास दिलाइए कि चोरी डकैती के तो मामले लगते नहीं है, राजनीतिक हैं, सरकार आएंगे सारे मामले खत्म किए जाएंगे, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करें। इतना तो विश्वास आप दिला सकते हैं कार्यकर्ता नेताओं को। दिला भी रहे हैं और लड़ाई भी लड़ रहे हैं, इन लोगों से हर तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा जिला पंचायत जनपद में, आपने देखा परिस्थितियां हमारे जैसे क्या है, प्रोटोकॉल होता किसी चीज का भी, और इनको भी सम्मान करना चाहिए और इनको भी सम्मान दूसरों का भी। चैतन्य भट्ट साहब, जो राजनीतिक मामलों की बात हो रही, वो तो सरकारें आती जाती रहती हैं, मामले वापस भी ले लेती हैं, तो कार्यकर्ताओं में विश्वास जगाना चाहिए ना पार्टियों को। तो नहीं, ये बात तो सही है कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के जो कार्यकर्ता या नेता होते हैं उसकी निश्चित रूप
से जो मामले कायम होते हैं वो राजनीतिक विद्वेष के मामले सामने कायम होते हैं। और जैसा कि आपने भी बताया कि कमलनाथ जी की जब सरकार आई थी तो ये कहा गया था कि तमाम लोगों पे से मामले हटा लिए जाएंगे, लेकिन वो पूरा हो नहीं पाया। तो कई बार इससे भी मनोबल गिरता है आम कार्यकर्ता का कि अगर हमारे ऊपर हम कोई आंदोलन करेंगे और हमारे ऊपर कोई मामला लग जाएगा तो हमारे नेता हमारा बचाव नहीं कर पाएंगे। तो ये मनोबल तोड़ने की भी जो बात, टूटने की जो बात आ रही है, उसके लिए निश्चित तौर पे कांग्रेस को एक मनोबल बढ़ाने की बात करना चाहिए कि अगर आप लोग जुट जाइए, आप लोग तैयार कीजिए अपनी ताकत को फिर से समेट के, और उसके बाद आप करिए, और जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी हमारे बड़े नेताओं की होगी। हम चाहे तो मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें। बीजेपी प्रशिक्षण के जरिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बीजेपी प्रशिक्षण के बहाने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रही है, तो वही कांग्रेस को चाहिए कि कार्यकर्ताओं को और नेताओं को विश्वास दिलाए कि जब सरकार आएगी और जो भी राजनीतिक मामले दर्ज होंगे उनको वापस लिया जाएगा। प्रशिक्षण की अगर हम बात करें तो रण से पहले बीजेपी प्रशिक्षण कर रही है, और कांग्रेस को भी चाहिए कि ऐसा प्रशिक्षण दे कार्यकर्ताओं को जो उसमें उत्साह भर दे, जो सरकार के खिलाफ लड़ने का मादा भर दे। आज IND स्पेशल में इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।